अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है साद और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको सैमसंग J6 प्लस, जिसने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप मचाई हुई है, वो खरीदना चाहिए या नहीं। इस फ़ोन के ऊपर मेरा कोई वीडियो बनाने का प्लान था नहीं, और जब मैंने देखा कि बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक बना दूँ वीडियो और आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में बता दूँ। अब मैं आपको पहले बताऊँ कि मैं फ़ोन को हासिल करने की बहुत कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा कंपनी से मैंने कहा कि मुझे यार दे दो रिव्यू के लिए, नहीं दिया। उसके बाद मैं खुद किसी शॉप पे गया जहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स लगे होते हैं और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है। उसके बाद इसको टेस्ट भी किया है और कोशिश की है कि पूरी तरह मैं इसे यूज़ कर सकूं। ऑब्वियसली उस दुकान वालों ने या डिस्प्ले यूनिट वालों ने, सैमसंग वालों ने मुझे शूट नहीं करने दिया, क्योंकि मैंने कोशिश तो की थी, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे शूट नहीं करने दिया। अब मैंने कहा कि ये चीज़ आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं फ़ोन को यूज़ करता नहीं और आपको ऐसी बातें कर देता हूँ, तो यूज़ मैंने किया हुआ है, तो ये बात तो आप मान लें। अब सैमसंग के मिड बजट फ़ोन्स के ऊपर मैं बात नहीं करता ज़्यादातर, क्योंकि आप मेरे चैनल की सारी वीडियोस देख लेंगे। सैमसंग के मिड बजट फ़ोन्स के ऊपर बात करने के ऊपर एक रीज़न है कि मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि ये पैसों के लिए वैल्यूड फॉर मनी नहीं होते। अब ये सैमसंग J6 प्लस आपको तकरीबन 28,000 रुपये का मिल जाएगा मार्केट के अंदर से डिस्काउंट के बाद, या आपको जो रिटेल प्राइस है वो आपको 29,500 रुपीज़ तक मिल जाएगा। मगर ये बाकी 30,000 रुपये का फ़ोन है या नहीं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अब इसके इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 425 मिलता है यार, और 425 स्नैपड्रैगन आजकल तो आपको 15 से 20,000 के फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है यार। सैमसंग पता नहीं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है कि अपने फ़ोन्स को बाहर से बहुत अच्छा बनाता है, उसकी लुक काफ़ी अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छा होता है, बट आपका जो फ़ोन है जिसका चिपसेट जो मेन कोर है आपके मोबाइल फ़ोन की वही अच्छी ना हो, तो आपको वो फ़ोन परफॉर्मेंस कैसे देगा। आपने फ़ोन की सिर्फ जो है वो बाहर से लुक्स देखनी है, बॉडी देखनी है, कैमरा देखना है, या आपको उस फ़ोन से परफॉर्मेंस चाहिए। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सैमसंग J6 प्लस के अंदर कैमरा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको सेल्फी का कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिलता है, बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिलता है, मगर मिसाल वही है कि गाड़ी आपके पास हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, टायर आप महंगे लगा लो, पेंट अच्छा करा लो, बॉडी अच्छी बनवा लो, इंटीरियर अच्छा कर लो गाड़ी का, मगर इंजन उसके अंदर बुरा लगा दो, क्या वो गाड़ी अच्छी लगेगी आपको? ऑब्वियसली देखने में अच्छी लगेगी मगर चलाते वक्त आपको मज़ा नहीं आएगा। तो यही केस है सैमसंग J6 प्लस के साथ। इसकी स्क्रीन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, इसकी स्क्रीन की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, फुल HD प्लस है, कलर अच्छे निकलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टाइप की ये स्क्रीन है, लाइक एमुलेट टाइप की स्क्रीन है, अक्सर सैमसंग अपने जो फ्लैगशिप्स में डालता है, मगर आप इसको कोई सैमसंग S8 या S9 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मगर फिर भी मिड बजट के लिए ये स्क्रीन अच्छी थी। यहाँ पे बात करें इसकी स्क्रीन की, यार अब स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, पैनल काफ़ी अच्छा है, मगर जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो थी इसकी बेजल्स। अब इसकी बेजल्स को यूज़ करते हैं तो अच्छा लगता है। अब मुझे पता है सैमसंग वाले नॉच की तरफ नहीं जाना चाहते, और उनके जो CEO हैं या इनके जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कह दिया कि हम नॉच की तरफ नहीं जाएंगे अपने स्मार्टफोन्स में। ठीक है, हमने समझ लिया कि आज नॉच आपको पसंद नहीं है, मगर स्क्रीन तो इसकी आप एक्सपैंड कीजिए, लंबी कीजिए, बेजल्स छोटी कीजिए। हम जानते हैं आईफोन का पेटेंट है इसके ऊपर पूरी सामने स्क्रीन का, मगर कुछ तो कोशिश करें। बेजल्स काफ़ी बुरी लगती हैं। यहाँ पे पिक्सल 3 भी आया तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बेजल्स है, उसके ऊपर भी लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मगर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो इस रेंज के अंदर आपको फ़ोन मिलते हैं ना, उसकी बेजल इससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो हॉनेस्टली स्पीकिंग ये बेजल्स मुझे पसंद नहीं आई। इसकी बात करें यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो इसकी फिंगरप्रिंट इम्प्लीमेंटेशन थी। अब फिंगरप्रिंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको एक होम बटन और फिंगरप्रिंट सेंसर एक ही मिलता है साइड पे। अब वो अक्सर आपको यूज़ करने के बाद ना थोड़ा सा सीखना पड़ता है, एक्चुअली वो यूज़ करते करते आप सीख सकते हैं, मगर फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं या सेकंड टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फील होगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि फिंगरप्रिंट कब दबाना है, होम बटन कब दबाना है, या लॉक कब करना है डिवाइस। तो इसमें थोड़ा सा जो UI है वो भी कंफ्यूज लगता है सैमसंग का। साथ में जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, अगर आपकी उंगली की एक स्ट्रिप को देख के अगर अनलॉक कर सकता है, या आपकी फिंगर या अंगूठे की एक स्ट्रिप को ही सिर्फ रिकग्नाइज करता है, तो सोचिए ये फिंगरप्रिंट सेंसर आपका कितना ज़्यादा सिक्योर होगा। यहाँ पे आपको जो है फेस रिकग्निशन भी मिल जाती है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसकी फेस रिकग्निशन इतनी ज़्यादा सिक्योर होने वाली है। और फिंगरप्रिंट सेंसर इन्होंने इतना सा छोटा सा लगाया, पैसे बचाए ऑब्वियसली इसके अंदर भी, क्योंकि पूरा गोल फिंगरप्रिंट सेंसर लगाते हैं तो उसके अंदर आपको ज़रा बड़ा सेंसर चाहिए होता है। तो ये छोटा सा स्ट्रिप है, आपके अंगूठे का एक बिल्कुल छोटा सी साइड लगती है तो ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी इसके अंदर माइक्रो USB है। अब माइक्रो USB तो ठीक है, चलो दे दिया आपने, सैमसंग ने हमें मेहरबानी की, एक माइक्रो USB दे दी, मगर भाई इसके अंदर आप फास्ट चार्जिंग तो दें। अब जो फ़ोन इस रेंज के अंदर आते हैं उसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है, बहुत सी
तेज़, अगर फास्ट चार्जिंग नहीं तो उसके अंदर चार्जिंग जो है काफ़ी तेज़ मिलती है, क्योंकि मैं खुद एक सैमसंग यूज़र हूँ, मैं सैमसंग S7s यूज़ करता हूँ। अब जब मेरा फास्ट चार्जर ख़राब होता है और जब केबल चार्जिंग होती है ना, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगाता है मेरा फ़ोन चार्ज होने में। और मैं समझ सकता हूँ जो लोग J6 Plus लेंगे और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, उनको अगर बैटरी जल्दी चार्ज करने की ज़रूरत होगी तो वो तो तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 घंटे लगा के आपका मोबाइल चार्ज करेगा। इसके डब्बे में जो चार्जर आता है डॉक्टर, वो भी बड़ा स्लो है भाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको विला टाइम है तो ये फ़ोन ले लो, क्योंकि अगर आपको नहीं चार्ज करने में इतना मसला कि आप रात को एक बार ही चार्ज करते हो तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। आखिर में जो मसला मुझे इस फ़ोन से, मसला नहीं ऑब्वियसली, जो क्रिटिसिज्म है मेरा इस फ़ोन के लिए वो ये है कि इसकी प्राइस। अब 30,000 रुपये इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। मैं जानता हूँ सैमसंग इस चीज़ को मैनिपुलेट करेगा कि लोगों का एतमाद है सैमसंग के ऊपर, J सीरीज़ पे एतमाद है, लोग खरीदेंगे ये डिवाइस बगैर सोचे समझे, तो उन्होंने 30,000 का ब्रैकेट रखा है यहाँ पे। मुझे लगता है ये फ़ोन तकरीबन 20 से 22,000 रुपये का होना चाहिए था। अगर ये 20 से 22,000 का होता फिर भी होता तो ये महंगा, मगर फिर भी ये बेहतर एक रेंज होती इस डिवाइस के लिए। अब प्राइस कम होने की वजह से ये होता है कि लोग इसके ऊपर ज़्यादा लेते हैं, और मैं भी इस तरह की क्रिटिसिज्म ना कर रहा था डिवाइस पे। अब मैंने कहा था कि आपको मैं इसका ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। इसका ऑल्टरनेटिव जो मेरे पास है वो है Xiaomi A2 Lite। अब Xiaomi A2 Lite अब थोड़ा सा शायद महंगा हो, एक आध हज़ार रुपये महंगा हो, मगर इधर आपको 600 सीरीज़ का स्नैपड्रैगन मिल रहा है। 425 और 600 सीरीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिल रही है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको कैमरा इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट आपको फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो मेरे तो ख्याल में ओवरऑल अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, कैमरा चाहिए और परफॉर्मेंस से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो ये डिवाइस आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये आपका डिवाइस वैल्यू फॉर मनी हो, तो मैं ये आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते ना, आगे काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अभी थोड़ा मैं सुस्त हुआ हूँ, एग्जाम्स हैं, ज़रा तबीयत थोड़ी सी क्रैम्प्स पड़े हुए, जिम दोबारा स्टार्ट किया काफ़ी अर्से बाद, तो इस तरह बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा। तो आई होप आप मेरी वीडियोस को और भी देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।